हेलो स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स 2025 की डेट आ चुकी है। 25 मई को ये एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से करें, उसके सारे ऑप्शंस को ठीक से पढ़ें और जो टॉपिक्स उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं उनको ठीक से हम रिवाइज करें। जी हाँ, जो हमारे पुराने साल के जो पेपर होते हैं उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट करके आते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं करता है यूपीएससी, लेकिन टॉपिक्स और सिलेबस तो हमारा जनरली वही रहता है। इस वजह से बार बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अगर हम उस ऑप्शन के ऊपर भी वर्क कर ले, अगर हम सारे ऑप्शन जो क्वेश्चंस में गिवन है उनके ऊपर भी अगर वर्क कर ले तो काफी ज्यादा हमें हेल्प होती है अपने एग्जाम में। स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर में काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम 2013 के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और वो टॉपिक्स जो पिछले 2013 के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, स्पेशली एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर में। स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी 2013 की। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मोकैक्यू? लायन टेल्ड मोकैक्यू, ये जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये हमारे मंकी जैसा दिखता है। ये इज फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। कहां कहां पे इंडिया के अंदर में ये नेचुरल हैबिटेट में आपको मिलता है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे 3 जगह में हमें यहाँ पे मिलता है। तमिलनाडु में दिखने को, केरला, कर्नाटक, लेकिन आंध्रा जो है वो थोड़ा सा अपर लाइंग एरियाज में हो जाता है और अपर लाइंग एरियाज में ये जो हाई लैटिट्यूड एरिया के अंदर में इतना टेम्परेचर जो और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको आंध्र प्रदेश के साइड में थोड़ा कम देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम आंसर की अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 1, 2 एंड 3, दीज 3 आर करेक्ट। So option A is correct. So lion tail macaque एक प्राइमेट की कैटेगरी में आता है। प्राइमेट हमारे जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन होते हैं, एप होते हैं, ये सब प्राइमेट कैटेगरी के अंदर में आते हैं और ये मिलते हैं स्पेशली वेस्टर्न घाट्स के अंदर में। तो इंडिया के अंदर में अगर हम देखेंगे तो इस वाले रीजन को जो कनेक्ट करता है मेनली उस वाले रीजन में, क्योंकि आंध्रा जो है वो इस वाले रीजन में है, इस वजह से यहाँ पे ये एब्सेंट है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो जनरली और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसके लिए सूटेबल होती है। वेस्टर्न घाट में जनरली हमारी जो 6 स्टेट्स आती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश इज नॉट द प्लेस वेयर वी फाउंड दिस पर्टिकुलर एनिमल। सेकेंड ऑप्शन इज अबाउट द हमारा जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर के पास में, यानी हमारे अर्थ के दोनों तरफ में जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट मिलते हैं दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है और ऊपर का जो लेयर होती है अगर आप इसके अंदर में देख पा रहे हैं तो ऊपर इतनी ज्यादा कैनोपी बन जाती है कि सनलाइट ही ठीक से एंटर नहीं कर पाती है। जनरली इनके अंदर में 3 टियर सिस्टम होता है, नीचे ग्रासेस होती है, ऊपर मीडियम साइज होते हैं और ऊपर की तरफ में, बिल्कुल ऊपर की तरफ में लॉन्ग ट्रीज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन, दैट इज करेक्ट। ऊपर की तरफ क्राउन बन जाता है जिससे सनलाइट एंटर नहीं कर पाती। कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पे मिलती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स, एपीफाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो एक दूसरे के ऊपर में रहते हैं, यानी एक प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर में रहता है दैट इज नोन एज एपीफाइट। अब डेफिनेटली जब सनलाइट यहां एंटर नहीं कर पाएगी तो कुछ प्लांट इसकी सर्च में ऊपर की तरफ दूसरे प्लांट में यानी बैठ के या फिर दूसरे प्लांट में ग्रो करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एपीफाइट्स। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट।
सो इस तरह के जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी एपीफाइट्स। ये इस तरह के प्लांट में रहते हैं और जो सनलाइट होती है उसको ठीक से रिसीव कर पाते हैं। इन पर्टिकुलर रीजन्स में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कुछ पार्ट यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा सबसे बड़े जो फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट ब्राजील के अंदर में, और फिर कोंगो फॉरेस्ट है अफ्रीका के अंदर में, हमारे इंडिया के अंदर में वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार में, और इधर इंडोनेशिया, फिलीपींस, अपर पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस वाले रीजन में आपको ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टॉल है, क्लोजली सेट है, क्योंकि इनको प्रॉपर अमाउंट की सनलाइट, प्रॉपर अमाउंट का खाना पीना इनको मिल पा रहा है। डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा होती है, और ऐसे प्लांट जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर में ग्रो करते हैं, जैसे वांदा, ऑर्किड, ग्रेप्स, ये सभी इस एपीफाइट की कैटेगरी में आते हैं और फर्न्स इसी कैटेगरी में आते हैं। सो आंसर इज ए, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट हम आते हैं विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम। अब देखने को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, क्योंकि फूड चेन तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में ही आपको फूड चेन के बारे में बता दिया जाता है। स्टेटमेंट को देखते हैं। अ फूड चेन इलुस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को खाना नहीं है, एक चेन के अंदर में। अगर हम सिंपल देख रहे हैं, सपोज कीजिए माउस है, माउस को रैबिट, रैट है, या फिर कोई दूसरा है, या फिर आप इसे वो कैट को खिला दीजिए, कैट जो है वो सपोज कीजिए लायन यहाँ पे इसको खा लेते हैं, एक चेन है, ये एक दूसरे को यहाँ पे खा रहे हैं डेफिनेटली, बट स्पीशीज के अंदर में डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। एक स्पीशीज यानी आदमी को नहीं खाता है, सारी फिशेस को नहीं खाती है, यानी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शन ही ऐसे हैं, जैसे कि फिशेस हो गया, जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, जो एक स्पीशीज के अंदर में एक दूसरे को खा लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, तो फूड चेन के अंदर में एक स्पीशीज के अंदर में हमारी चेन नहीं चलती है, ट्रॉफिक चेन नहीं चलता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, ऑफ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म ईटन बाय द अदर। आपने कितने ऑर्गेनिज्म खाए हैं वो फूड चेन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, वन ओनली। फूड चेन इलस्ट्रेट एक ऑर्डर जिसमें ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट और एनर्जी पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में, और जो एनर्जी लेवल है वो 10% के हिसाब से वो बढ़ जाता रहता है, यानी 90% लॉस हो जाएगा अगर वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पहुंचती है। तो वहीं पे ये पॉपुलेशन के अंदर में पाया जाता है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। विद इन ए सिंगल स्पीशीज ये हमें नहीं मिलता है, अलग अलग स्पीशीज में फूड चेन देखने को मिलती है। और कितने ऑर्गेनिज्म आपने खाए हैं, कितने खाए गए हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर में, डेफिनेटली ये इसका आंसर नहीं होगा, दिस इज ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पे रिवर को नेशनल पार्क से, कौन सी रिवर इस नेशनल पार्क से पास होती है। तो यहां पे अगर हम कॉर्बेट की बात करें, गंगा, काजीरंगा, मानस और साइलेंट वैली कावेरी, ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो यहां पे कॉर्बेट जो फ्लो करती है वो हमारी रामगंगा, यानी कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसमें से रामगंगा फ्लो करती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे तो ये नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जो आपने सुना होगा उत्तराखंड में, उस रीजन में है। इस पर्टिकुलर पार्क को 1936 में रिकॉग्निशन मिली थी एज अ पार्क, इसको एज अ हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद में इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इसके थ्रू रामगंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो इसके थ्रू फ्लो करती है, और दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ यूनिक रिवर एंड इकोसिस्टम। इसके अंदर में पार्क भी है और डाइवर्स रेंज ऑफ दी फ्लोरा एंड फोना दोनों प्रेजेंट है। थर्ड देख पा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि हमारे आसाम में है, वहां पे ब्रह्मपुत्रा इसके थ्रू फ्लो करती है, डेफिनेटली फिर हमारा ये ऑप्शन जो है इसमें गिवन है, दैट इज रॉन्ग। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द गालाघाट, कार्बी एंगलोंग और नगाउन डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम के अंदर में, वहां ये एग्जिस्ट करता है, और यहां से हमारी जो मेन रिवर ब्रह्मपुत्रा यहां से फ्लो करती है। वन हॉर्न राइनोसिरस
यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में हमारे सिर्फ इंडिया में ही वन हॉर्न राइनोसेरस मिलते हैं। यहाँ पे लगभग 3,333 के आसपास अभी आज के टाइम में हमारे राइनोसेरस प्रेजेंट है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी इसको कंसीडर किया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से एंटर करती है और इसके थ्रू यहां पे फ्लो करती है, इसलिए देखा होगा जब भी ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आता है तो काजीरंगा के एनिमल्स की काफी डेथ भी देखने को मिलता है। कई बार राइनोसेरस जो है रोड पे घूमते हुए मिलते हैं, क्योंकि उनको वहां पे स्पेस नहीं मिलता है रहने के लिए। और द रिवर एनुअल फ्लोड हेल्प मेंटेन द पार्क्स यूनिक इकोसिस्टम। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लो रहता है। ये आप जानते होंगे कि शेम युनडोंग तिब्बत से ये रिवर स्टार्ट होती है, फिर ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में। यहाँ पे इसको सियांग रिवर बोला जाता है। उसके बाद ये एंटर करती है हमारे आसाम रीजन में, और फिर मेघालय के ऊपर गारो हिल से एंटर कर जाती है बांग्लादेश के अंदर में, और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है। साइलेंट वैली जो है वो स्पेशली केरला के अंदर में, उसके थ्रू ये कुंथी रिवर जो है वो पास होती है। तो साइलेंट वैली इज इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, और यहाँ पे मेन जो रिवर ट्रिब्यूटरी है यानी भरतपुजा रिवर की कुंथी रिवर जो रिवर ट्रिब्यूटरी है वो इसके थ्रू पास होती है, और एक बहुत ही अच्छा फ्लोरा फोना पास करती है, यानी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। It's important to note that while the Manas River does not flow through the काजीरंगा, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है, सो ये हमारा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है जो हमारे ऑप्शंस में गिवन है। इट डज नॉट फ्लो थ्रू द नीड बाय जो नियर बाय हमारा मानस नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क हमारे भूटान के साथ में यहाँ पे बाउंड्री बनाता है डेफिनेटली वो, और ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। सो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे तीनों के तीनों ही गलत हो जाते हैं। कॉर्बेट जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी में जाता है, काजीरंगा ब्रह्मपुत्रा में, और साइलेंट जो है ये जो ये पर्टिकुलर रिवर है कुंथी, इसके थ्रू एंटर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से ऐसे इसमें स्पीशीज हैं जो नेचुरली फाउंड है यानी इंडिया में मिलते हैं। डेफिनेटली ये स्टार टर्टोइज आपने देखा होगा इंडिया के अंदर में। मॉनिटर लिजर्ड भी इंडिया में मिलती है। पिग्मी हॉग, एक पिग की तरह बहुत छोटा दिखने वाला, माउस के थोड़ा सा बड़ा दिखने वाला एक एनिमल है पिग्मी हॉग। स्पाइडर मंकी जो है वो इंडिया में जनरली नहीं मिलते हैं। ये ब्राजील के यानी जो अमेज़न जंगल है यानी साउथ अमेरिका के अंदर में ये एनिमल्स जो है ये दिखाई देते हैं। तो आंसर इज 1, 2 and 3। थर्ड, स्पाइडर मंकी इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट प्रेजेंट इन द इंडिया, स्पेशली नेचुरली इसके अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम बात करें स्टार टोर्टोइज की, तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में ये एनिमल आपको देखने को मिलेगा। ये ड्राई और सेमी एरिड रीजन में ज्यादा रहते हैं इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, और ये तरह एम्फीबियंस भी होते हैं जो पानी में और लैंड पे दोनों रह लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रेफर करता है लैंड को। वहीं पे ये विदाउट वाटर भी बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है, इसीलिए ये सेमी एरिड रीजन में भी पाया जाता है, ड्राई रीजन में भी पाया जाता है। मॉनिटर लिजर्ड फिर अगेन वही डेजर्ट वाले रीजन में हमें मिलती है। इंडिया के राजस्थान, गुजरात वाले रीजन में ये आपको काफी दिखाई देंगी। ये बहुत अच्छे क्लाइंबर और स्विमर होते हैं, तैर भी सकते हैं और पेड़ के ऊपर में भी चढ़ सकते हैं। दोनों के दोनों एनिमल इंडिया में हमें मिलते हैं। पिग्मी हॉक की बात करेंगे, IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर में इसको एनलिस्टेड किया गया है। आसाम में मेनली ये मिलता है हमें, और इसका वेट से 6 से लेकर 9, और ये एक पिग की तरह, एक छोटा वाइल्ड पिग की तरह ये दिखता है। वहीं पे जो स्पाइडर मंकी है, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये आपको मिलेगा, इंडिया में यह नहीं मिलेगा। मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अमेज़न फॉरेस्ट है वहां ये एनिमल देखने को मिलता है, और इंडिया और एशिया के किसी पार्ट में ये जनरली नहीं मिलते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्टार टर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड एंड पिग्मी हॉग आर द करेक्ट, जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट हमें देखने को आजकल मिलते हैं। तो इसके अंदर में देखते हैं कौन कौन से पॉल्यूटेंट हमें जनरली में देखने को मिल रहे हैं। तो जनरली हमें देखने को मिल रहे हैं ये पर्टिकुलर आर्सेनिक हमें बहुत ज्यादा दिखता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें फ्लोराइड
जो आपने देखा होगा किसी किसी के टीथ जो है वो बहुत ज्यादा येलो कलर के हो जाते हैं, तो इसका मतलब पानी में वो फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है। और कई कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे यूरेनियम यूज होता है, क्योंकि यूरेनियम आप जानते होंगे ये मेडिकल साइंस में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी यूज होता है। तो इस तरह के जो आपके मिनरल्स होते हैं, इस तरह के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये कई बार डंप कर दिए जाते हैं अननेसेसरी कई जगह पे, और वहां पे ये एक तरीके से कंटेमिनेट बन जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे कैन बी फाउंड इन एज अ पॉल्यूटेंट यानी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में हमें मिलते हैं 1, 3 एंड 5। सो आर्सेनिक जैसे मैंने बताया कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कर सकता है, नर्वस सिस्टम खराब कर सकता है, कैंसर या फिर स्किन पे लेजन्स निशान भी कर सकता है। फ्लोराइड जो होता है वो स्केलेटन फ्लोरोसिस कर सकता है, और इसका अगर ज्यादा हमने ले लिया तो डेंटल प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यूरेनियम जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जहां एग्रीकल्चर होता है वहां भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री जहां अपना वेस्ट डंप करती है वहां भी हमें देखने को मिलता है। तो यूरेनियम जो है हमें वहां पे देखने को मिलेगा। वहीं पे सॉर्बिटल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है नॉट कॉमन पॉल्यूटेंट इन द इंडियन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये दोनों के दोनों हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। जो ऑप्शन इज सी 1, 3 एंड 5 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो करेक्ट है यहाँ पे। नॉकरेक बायोस्फीयर गारो हिल्स रिजर्व में है, दूसरा है लॉकटक लेक या लॉन्गटक लेक बराइल रेंज के अंदर में है, नमदफा दफला हिल्स के अंदर में है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो डेफिनेटली जो फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। तो ये गारो हिल्स में मेघालय के पास में मिलेगा, लेकिन जो नमदफा है अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और जो लॉकटक है वो मणिपुर में मिलेगा। वहां पे आपको बराइल भी मिलेगा, लेकिन इस बराइल के थ्रू ये लॉकटक यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट यानी फर्स्ट ही सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम देखते हैं दूसरे क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि लॉकटक लेक जो है, बराइल लेक जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि लॉकटक लेक मणिपुर में है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक माउंटेन रेंज, और इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये अपने जो ये फुमडीज होते हैं, इस तरह के जो लैंडस्केप्स यहाँ पे बन जाते हैं, गोल दिख रहे हैं आपको, जो रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फुमडीज। फुमडीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल हमें बहुत ज्यादा मिलती है। तो लॉकटक लेक इज इन मणिपुर, और वो ये करेक्ट आंसर नहीं है। नमदफा जो है हमारा, ये जो है ये भी इनकरेक्ट है। नमदफा इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश इंडिया, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन द दफला, यानी दफला के पास में नहीं है, बट डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश में ही दोनों है तो मिलता है। लेकिन ये दफला ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, बट ये जो नेशनल पार्क है ये इस दफला के पास में नहीं है। तो अगर हम देख पा रहे हैं, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस एंड नोन फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड होलुक गिबन नाम का यहाँ पे एनिमल, टाइगर और लिपर्ड, यहाँ पे 3 एनिमल बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। नमदफा फ्लाइंग स्क्विरल के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए नमदफा जो यहाँ पे नाम पड़ा है अरुणाचल प्रदेश में इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क का। तो जो दफला हिल्स आर लोकेटेड इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ द आसाम, बट दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। तो यहां पे हम देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ओनली करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑन द वर्ल्ड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर हम देख रहे हैं तो कौन से ऐसे ग्राउंड बनते हैं, तो आपको पता होगा कि ओशियन करंट्स हमारे अर्थ के ऊपर में चलते हैं, जो कि बहुत सारा टेम्परेचर को ट्रांसफर करते हैं अपर लैटिट्यूड्स में या फिर पोल तक, यानी हमारे इक्वेटर से लेकर पोल तक हमारी जो हीट ट्रांसफर होती है 20% के आसपास वो पानी से होती है, और 80% होती है एयर से। तो अगर हम इसमें देख पा रहे हैं वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट भी, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिल रहा है वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। डेफिनेटली दिस इज करेक्ट ऑप्शन। रिवर ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, जहां पे फ्रेश वाटर सी के अंदर में जा रहा है, क्या वहां पे बनेगी? डेफिनेटली नॉट।
वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मीट्स, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे मिलते हैं। क्या ये सही है? डेफिनेटली पहला, सॉरी ये गलत हो गया, एटमॉस्फेरिक यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। ओशियनिक करंट जो है डेफिनेटली जहां पे मिलेंगे वहां पे एक बहुत अच्छा टेम्परेचर बनता है, जिस टेम्परेचर की वजह से, यानी जब भी वार्म और कोल्ड मिलेंगे तब एक टेम्परेचर जनरेट होगा जिसकी वजह से जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल, छोटे प्लांट्स और एनिमल्स, वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि जब मॉइस्चर होगा तो क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स बनने की वजह से, यानी जब गर्म और ठंडा पानी मिलेगा, क्लाउड्स बनेंगे, सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, नीचे एक अच्छा सूदिंग टेम्परेचर मिलेगा। उस टेम्परेचर के अंदर में समुद्र के अंदर यहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स बनेंगे, और इनको खाने के लिए बहुत सारी फिशेस यहाँ पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ग्राउंड जो है वो एक फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंड्यूलेटिंग, यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो टूट रही है, या उस वाले रीजन में यहाँ पे हमें दिखता है, डेफिनेटली ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो सी इज करेक्ट, जहां पे वार्म और कोल्ड ओशियनिक करंट मिलेंगे उसी पॉइंट पे यहाँ पे हमारे जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जहां यहां से एक जो हॉट वाटर चलता है और ऊपर से जो हमारा एक तरीके से लैब्राडोर से कोल्ड वाटर आता है, दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर से ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, और उसको खाने के लिए बहुत सारे फिश आती है। तो यहाँ पे ग्रैंड बैंक, फिशिंग बैंक बन जाता है, फिशिंग ग्राउंड बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा। ऐसे ही यहां पे जब कुरोशियो, जब ओएशियो करंट से मिलता है, तब यहां पे भी एक फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो जब भी सामने से कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलेंगे तो वहां पे हमारा फिशिंग ग्राउंड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली दिस ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहीं पे वही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। वेम वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, तो यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स और यहाँ पे बहुत ज्यादा अपवेलिंग और ये सब होती है। द अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, और उसके बाद में धीरे धीरे उनको खाने के लिए बहुत सारी फिशेस यहाँ पे आ जाती हैं। फर्दर देखते हैं, इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि अगर हमने सपोज कीजिए ग्रासलैंड है, तो मेन चीज है, दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है, एक तो है प्रेशर एंड सेकंड इज टेम्परेचर। बस ये दो ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि दो इकोसिस्टम को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। यानी कि ग्रासलैंड क्यों बना, और जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट क्यों बना, क्योंकि ग्रासलैंड में कम पानी था, न्यूट्रिएंट कम थे, और फॉरेस्ट के अंदर में टेम्परेचर अच्छा था और पानी अच्छा था। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम्स बनाते हैं। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है, तो डेफिनेटली वहां पे इस वजह से डेजर्ट बना। तो वही चीज है अगर आप ग्रासलैंड में, तो ग्रासलैंड क्यों बना होगा, ग्रासलैंड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, जो प्रेसिपिटेशन है वो कम है और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। अगर यहां पे हम ग्रो कर देंगे ट्रीज को, ट्रीज की रिक्वायरमेंट है ज्यादा पानी की, तो ये बिना पानी की वजह से, यानी ग्रासलैंड वाले एरिया में अगर आप ट्री ग्रो कर देंगे तो ट्री की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाने वाली है। फर्स्ट ऑप्शन में इंसेक्ट और फंजाई, जिसका कोई इससे कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। सेकेंड है लिमिटेड सनलाइट और पोसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, पोसिटी का मतलब है कमी ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी इसकी कमी हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन वाटर लिमिटेड ट्रीज, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपके सामने तो आपको यही लगाना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हम फॉरेस्ट के अंदर में अगर ग्रासेस को लगा दें तो उनकी डेथ हो जाती है, डेफिनेटली उस टाइम पे डेथ होगी ज्यादा पानी की वजह से। यहां पे ग्रासलैंड के अंदर अगर हम ट्री लगा रहे हैं तो कम पानी की वजह से यहां पे डेथ हो जाएगी। डेफिनेटली इस तरह का जो रीजन है वो इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले रीजन में हम ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा और प्रेसिपिटेशन कम होती है। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो ट्रीज है उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वाटर लिमिटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कि किसके अंदर में प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो ओशन, लेक, ग्रासलैंड और मैंग्रोव्स में से आपको बताना है। सो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। सबसे ज्यादा मैंग्रोव में आप जानते होंगे, मैंग्रोव एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सी और लैंड जो है वो आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलती है जहां पे प्लांट्स की और एनिमल्स की फ्लोरा फोना दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लगभग 25,000 से ज्यादा स्पीशीज इस पर्टिकुलर मैंग्रोव रीजन में मिलती हैं। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी हाई है। उससे कम हम देखेंगे तो ग्रास लैंड के अंदर में, क्योंकि ग्रास लैंड फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का एक इकोटोन होता है, तो यहां पे इससे कम और इससे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। लेकिन जो हमारा मैंग्रोव होता है उसके अंदर में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लेक्स के अंदर में, लीक्स में एक दूसरी जो चीज होती है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होती है, आप देख पाएंगे, तो उसमें प्रोडक्टिविटी और ऑलरेडी कम। और ओशन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे दो इकोसिस्टम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो पर यूनिट एरिया में अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया ज्यादा है, और अगर सपोज कीजिए यहां ज्यादा भी है लेकिन इसका एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर एरिया इसका थोड़ा और उससे कम है, ये ग्रासलैंड का उससे भी कम है, मैंग्रोव का सबसे कम है, और पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। सबसे ज्यादा मैंग्रोव, देन ग्रासलैंड, देन लेक्स एंड देन ओशियन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। तो मैंग्रोव के अंदर में प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें तो 2500 ग्राम के अंदर में अगर हम देख रहे हैं मीटर स्क्वायर पर ईयर, यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं ग्रासलैंड के अंदर में 600 से लेकर 300 ग्राम यहां पे दिखेगी पर मीटर स्क्वायर। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, पर मीटर स्क्वायर में कंसीडर किया जा रहा है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं लेक्स में उससे कम है, और यहां पे हम देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ही कम 125 ग्राम के आसपास है, और इसको कैलोरीज में भी मेजर कर सकते हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो डेफिनेटली हमारा जो सी ऑप्शन है इज करेक्ट। बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर फॉलोइंग फोना ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं इंडिया के, इनमें से कौन से एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में आते हैं। दिस इज घड़ियाल, दिस इज लेदर बैक टर्टल एंड दिस इज स्वाम्प डियर। तो अगर हम देख रहे हैं तीनों ही एक तरीके से यहाँ पे एंडेंजर हो चुके हैं, बहुत ही कम हमें ये स्पीशीज दिखाई देती है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी तीनों के तीनों ही हमारे एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर में आते हैं। घड़ियाल की बात करें तो चंबल रिवर जो है, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा घड़ियाल देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, नेपाल के रीजन में और नॉर्थ इंडिया के रीजन में हमें ज्यादा दिखाई देगा। मेन पॉपुलेशन कम होने का रीजन है इनका हैबिटाट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और फिश नेट के अंदर में कई बार अटक जाते हैं, कई बार जो बोट के नीचे जो प्रोपेलर लगा होता है उससे कट जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गई है। लेदर बैक टर्टल की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज है ये, इसके अंदर में फर्दर और भी स्पीशीज आती है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN में, और इसका मेन रीजन है कम होने का, पोचिंग इसकी बहुत ज्यादा होती है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, कई बार इसको इलीगली ट्रेड भी किया जाता है। इसके बॉडी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि बैन है, फिर भी उसको बनाया जाता है। साइट्स के अंदर में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, वो जो है हमारा, उसके अंदर में ये सारी चीजें मेंशन भी हैं। अगर हम बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं लेदर बैक टर्टल। वहीं पे बात करें स्वाम्प डियर्स, बारहसिंगा, स्वयं का मतलब ही है दलदल, मार्श, तो उस रीजन में मिलने वाला ये वल्नरेबल स्पीशीज के कैटेगरी में आता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उनकी पॉपुलेशन हैबिटाट लॉस होने की वजह से, हंटिंग की वजह से, और लाइफ स्टॉक कॉम्पिटिशन, एक दूसरे के जो कॉम्पिटिशन होता है उसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर बंडिंग से लेकर, काउंटर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन, कहां पे इसको यूज किया जाता है। पहले आपको बता दें, इस तरह का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, कई बार जब ऊपर से बहुत ज्यादा पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ में आता है तो नीचे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो जाए, उसकी वजह से ज्यादा फ्लडिंग ना हो जाए,
उस वजह से हम बीच बीच में छोटे छोटे पोन्स यहां पे बना देते हैं। ये क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी नीचे नहीं जाने देते, तो यहीं पे ये स्टोर हो जाते हैं, जिनके स्टोर होने की वजह से यहां पे हम राइस वगैरह चीजें भी लगा सकते हैं। तो एक तरह का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हम फ्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। लगभग इस तरीके से आपने देखा होगा कि इस तरीके से फुट, जो हमारे फुट होते हैं उस तरीके से, या फिर स्टेप होते हैं उस तरीके से यहाँ पे बना दिया जाता है। अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो कुछ गड्ढे टाइप ऐसे बना दिए जाते हैं ताकि ऊपर से जो पानी आता है वो इन्हीं में स्टोर हो जाए, आगे की तरफ ना जाए। इसी ब्लॉकेज को हम यहाँ पे बोलते हैं काउंटर बंडिंग, और ये एक सॉइल कंजर्वेशन का भी एक तरीका है, फ्लड मैनेजमेंट का एक तरीका है। और यहाँ पे प्राइमरीली उस एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा स्लोप है, ऐसा टेरेन है जहां पे इरोजन ज्यादा होता है, वहां पे इसको किया जाता है। सो इन तीनों में से कोई भी करेक्ट आंसर इसमें नहीं है। डेजर्ट की मार्जिन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड लाइबल ये आंसर नहीं है। लो फ्लैट प्लेन्स में इसको बनाया जाता है और ड्यू टू स्ट्रीम कोर्स, यानी जो हमारी रिवर होती है उसके स्ट्रीम कोर्स के लिए, बट यस लो फ्लैट प्लेन्स में इसको नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रब लैंड में लाइबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ, वीड ग्रोथ के लिए ये लाइबल है, डेफिनेटली दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो फ्लड मैनेजमेंट और सॉइल कंजर्वेशन के लिए इसको जनरली बनाया जाता है। दिस इज एक्चुअली सो डी इज करेक्ट, कोई भी इसमें से, यानी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं है। सो डी इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंगली यहां का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां के जो राइट्स हैं वो किसको दिए गए हैं? क्या यहां पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को राइट दिए गए हैं? नहीं। क्या यहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर उसको राइट दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यहां पे तहसीलदार, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? नहीं। यहां पे जो नेचुरली, यानी जो नेचर और एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट्स है वो दिए गए हैं ग्राम सभा को। यानी ग्राम सभा का मतलब है उस एरिया में प्रेजेंट, उस ग्राम में प्रेजेंट, उस विलेज में प्रेजेंट हर एक वो पर्सन जो कि वोट देने के लायक है, 18 साल से ऊपर है, दैट इज नोन एज ग्राम सभा। क्योंकि अगर इस तरीके से राइट अगर गवर्नमेंट के फेवर में चला जाए, यानी गवर्नमेंट के पास या किसी ऑफिसर के पास में अगर इसके राइट चले जाए, तो कई बार इसमें बायसनेस हो सकती है। कोई ऑफिसर हो सकता है वहां पे माइनिंग के ऑर्डर दे दे, और माइनिंग ऑर्डर देने के बाद वहां पे जब माइनिंग स्टार्ट होगी तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देगा, लेकिन वहां के लोकलाइट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इससे लोकल को ही वहां पे एक तरीके से यहाँ पे एक इसका ओनर बनाया गया है, उसको राइट दिए गए हैं कि अगर आप चाहे तो माइनिंग होगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो माइनिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ के जो मेन जो राइट्स हैं, स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर या फिर रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर में मेनली ग्राम सभा को दी गई है। इस तरीके से ग्राम सभा होती है। आपने देखा होगा क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी में भी ये सारी चीजें मेंशन्ड है। अंडर दिस एक्ट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्रांटिंग फॉरेस्ट राइट बिगिन एट द ग्रास रूट लेवल विद द ग्राम सभा से ही हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि और वही मेन अथॉरिटी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो ट्राइबल एरिया या फॉरेस्ट ड्वेलर एरिया होंगे उनके डिसीजंस ले सकते हैं, क्या चीज यहाँ पे बनानी है, क्या चीज यहाँ हटानी है, माइनिंग होनी है या नहीं, ये सारे राइट्स इनके पास हैं। डेफिनेटली अपर लेवल पे हमारी अथॉरिटीज है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे यानी गवर्नमेंट्स के नीचे हमारे जो मेन बॉडी है दैट इज ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following terms describe not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in the community of the organism? यानी सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई की है, सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं, लेकिन उसका फंक्शन ऐसा है जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा इसमें से टर्म है? दैट इज एक्चुअली इकोलॉजिकल नीश। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पांडा की अगर हम बात करते हैं, पांडा ईट ओनली बैम्बू। कल को अगर गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आती है नेशनल बैम्बू मिशन में, मान लीजिए कि पुराने बैम्बू ट्री को हम यहां से कट कर देंगे, ये जनरली ग्रास कैटेगरी में आता है, बट फॉरेस्ट के अंदर में कुछ फॉरेस्ट में इसको ट्री लिया गया है। यानी अगर इसको कट कर दिया गया तो अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं कि पुराने बैम्बू ट्रीज को कट कर दीजिए, दूसरे कोई और ट्रीज में लगाइए, तो पांडा जो कि सिर्फ बैम्बू के ऊपर डिपेंडेंट है,
इनका खात्मा हो जाएगा, यानी पांडा धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो पांडा का नीश है ये पर्टिकुलर बैम्बू। इसी तरीके से एक आउल प्रेजेंट होता है हमारे पास, ब्लैक स्पॉटेड आउल, जो कि अफ्रीका और इंडिया में काफी दिखता है। तो ब्लैक स्पॉटेड आउल जो है ये सिर्फ 200 साल से पुराने जो ट्री होते हैं उन्हीं के अंदर में रहता है। गवर्नमेंट के अगर ऑर्डर आते हैं कि पुराना जो फॉरेस्ट है उसको कट करके नया फॉरेस्ट लगाइए, तो डेफिनेटली इस केस में आउल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो आउल का नीश है 200 ईयर ओल्ड या फिर इससे ज्यादा पुराने जो हमारे ट्रीज हैं, तो दीज आर दी नीश। तो इसका एक इकोलॉजिकल फंक्शन है यहां पे, दैट इज एक्चुअली करेक्ट, इकोलॉजिकल नीश। सो आंसर इज बी। इकोटोन की अगर हम बात करेंगे तो इकोटोन एक ऐसा रीजन होता है, मान लीजिए ग्रासलैंड। सो ग्रासलैंड इज द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट, यानी फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का जो इकोसिस्टम होता है दैट इज नोन एज इकोटोन, या किसी भी दो बड़े इकोसिस्टम के बीच का जो इकोसिस्टम होता है दैट इज नोन एज इकोटोन। सो दिस हैज नथिंग टू डू विद द इकोटोन। हैबिटाट जिस एरिया में आप सर्वाइव कर सकते हैं दैट इज हैबिटाट। होम रेंज का मतलब है जितने एरिया तक डिस्टेंस वाइज, यानी अगर किसी टाइगर को आपको सर्च करना है तो वो 40 किलोमीटर के एरिया में ही आपको मिलेगा, यानी वो जो 40 किलोमीटर का एरिया है 25 से 40 किलोमीटर, तो वो उसकी होम रेंज है। तो डेफिनेटली उसके इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इज बी, इकोलॉजिकल नीश। नेक्स्ट आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर में कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, कौन सा मटेरियल मिलता है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर में सबसे ज्यादा हमें जो मिनरल एलिमेंट मिल रहा है दैट इज एक्चुअली 1, 2, 3, 5 एंड दिस 6, प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर में नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन इज दिस 1, 3, 5 एंड 6। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इस तरह के वेस्ट होते हैं जो जनरली हम यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं, बट उसको किस तरीके से आप रिसाइकिल करना है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम कैटेगराइज भी करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो है हमें मिलते हैं और कुछ में से नहीं मिलते। तो आंसर बी इज करेक्ट, 1, 2, 3, 5 एंड 6 इज करेक्ट। तो इस तरह के जो हेप्टाक्लोर होता है वो इस तरह का लिक्विड होता है जो कि एक बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। प्लूटोनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है और उसको भी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यानी ये और ये दोनों ही हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर में नहीं मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम दूसरी सीरीज में भी लेकर आ रहे हैं, यानी अभी 2013 का हमने सीरीज किया है, 2014, 15 इस तरीके से 2024 तक जितने भी एनवायरनमेंट की क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं उसके हम यहाँ पे सीरीज बना रहे हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं अगली टॉपिक में एनवायरनमेंट के दूसरे सेशन में। थैंक यू।